इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन का कंडीशन आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड में सप्लाई डिमांड कर्व कैसे होता है और कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा हमने आपको बताया है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब क्या है, इतना समय होता है प्रोड्यूसर के पास कि वो आपको क्या करे, सफिशिएंट जो भी डिमांड कंडीशन चेंज होगा उसके हिसाब से वो सप्लाई कर सकता है। तो सपोज देयर इज अ सडन एंड वंस फॉर ऑल इंक्रीज इन डिमांड, अचानक से और परमानेंट मतलब वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए अगर डिमांड में, मांग में परिवर्तन होता है तो फर्म क्या करेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कौन आ रहा है अभी, क्लियर करो। So if there is a sudden and once for all increase in demand, if there is a sudden and once for all increase in the demand, firm in the long run firm if there is sudden, अभी ठीक है, आवाज आ रही है, रिस्पॉन्ड करो। यस सर, आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। इन इफ देयर इज अ सडन एंड वंस फॉर ऑल इंक्रीज इन डिमांड, मतलब अचानक और वंस फॉर ऑल से मतलब है यहाँ कि अचानक और हमेशा के लिए अगर डिमांड में परिवर्तन होता है तो फर्म इन द लॉन्ग रन मतलब दीर्घावधि में वो क्या करेगा, expand output by increasing the services of variable as well as of the fixed factors of production। जो चीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो शॉर्ट रन में क्या था कि कुछ फिक्स चीज, लैंड चेंज नहीं कर सकता था, कैपिटल चेंज नहीं कर सकता था, लेबर चेंज कर सकता था, तो कुछ चीज चेंज कर सकता था, कुछ चीज चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन लॉन्ग रन में सारे चीज चेंज किए जा सकते हैं। मान लो अगर फर्म का साइज बढ़ाना है तो वो ज्यादा साइज भी बढ़ा सकता है, अगर ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करना है तो कैपिटल इन्फ्यूज कर सकता है, अगर कोई नई मशीनरी खरीदनी है तो नई मशीन खरीद सकता है। तो हाँ फाइन फाइन फाइन। तो क्या है, they may enlarge their old plants or build new plants, moreover in the long run new firm can also। अच्छा, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया था आपको कि देयर इज नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, कोई भी आ सकता है फर्म में, कोई भी जा सकता है। तो लॉन्ग रन में क्या है, जब देखेगा कि अगर इसमें बेनिफिट है तो हो सकता है कि नए फर्म भी एंट्री करें। ऐसे केस में क्या होता है, अब कैसे प्राइस डिटरमाइन होगा देखो, और सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व कैसे बनेगा। तो क्या होगा, इन द लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑफ नो पर्टिकुलर रेलेवेंस। शॉर्ट पीरियड में हमने बताया था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है, सिंस इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड नन इज फिक्स्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन द लॉन्ग रन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरिएबल है। मे बी इशू या फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें किया होगा। in this period all costs are incurred by the firms must be covered and hence all are price determining। मतलब जो भी कॉस्ट इनकर किया जाता है फर्म द्वारा, कॉस्ट बियर किया जाता है। ओके, जो भी फर्म द्वारा कॉस्ट बियर किया जाता है और प्राइस इन द लॉन्ग रन और नॉर्मल प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयरफॉर मस्ट बी इक्वल टू द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यहाँ जो होगा प्राइस क्या होगा, लॉन्ग रन में प्राइस क्या होगा,
लॉन्ग रन में प्राइस क्या होगा, प्राइस विल बी लाइक ओपी, दैट इज ओपी। यहां देखते हैं हम लोग, आप समझते हैं इसको। प्राइस जो होगा ये क्या होता है, देखो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। कॉस्ट कर्व ऐसा क्यों होगा, ये कॉस्ट के कंसेप्ट में हमने पढ़ाया है, नहीं होगा तो फिर से रिपीट कर देंगे। और ये लॉन्ग रन, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब ये दोनों कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वहीं जाके आपको आपका क्या होगा, प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म संतुलन में होगा। तो इसने कट कहाँ किया, इस बिंदु पे कट किया। तो इस बिंदु को अगर हम प्राइस कॉस्ट वाले पे, प्राइस या कॉस्ट वाले पे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ओपी इज द प्राइस, ठीक है, ये प्राइस हो जाएगा। और यहाँ क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दैट इज लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन मिनिमम एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज सॉरी मार्जिनल कॉस्ट, इस पॉइंट पे दोनों चीज बराबर है। मतलब जहां लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा, वहीं जाके कीमत का निर्धारण होगा लॉन्ग रन में। बात समझ में आई? एक जो भी उसका कॉस्ट आएगा फर्म का, उसका एक ग्राफ बनेगा, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बनता जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनता जाएगा। और जैसे जैसे वो एक ग्राफ देखेंगे कि कहीं एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेगा, जिस जगह पे वो एक दूसरे को काटेगा वो हो जाएगा आपका प्राइस। ठीक है बेटा? यस सर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अलग अलग फर्म में किस तरह से। अभी हमने आपको बताया, we explained that a firm under perfect competition is in long run equilibrium at कब, लॉन्ग रन में संतुलन में होता है कब, जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जब संतुलन में लॉन्ग रन में फर्म तभी रहेगा जब प्राइस जो होगा वो बराबर होगा किसके, मार्जिनल कॉस्ट और ये कंडीशन को याद कर लेना बेटा। लॉन्ग रन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लॉन्ग इन द लॉन्ग रन प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपका, पीजी में भी रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रहेगा। इफ द प्राइस इज अबव मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट द फर्म विल बी मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब मान लो एक कंडीशन ऐसा है कि ये जो प्राइस है आपका, अभी हमने ओपी बताया था, ये ओपी से थोड़ा आपका ज्यादा है। अगर ऐसे केस में अगर प्राइस ओपी से ज्यादा है तो क्या करेगा फर्म को, क्या फायदा होगा, मान लो प्राइस ज्यादा है तो ये अगर ज्यादा हो जाता है तो फर्म को क्या होगा, फर्म विल बी मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जितना उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए उससे ज्यादा प्रॉफिट लेगा वो। एंड इन द लॉन्ग रन, अब जब ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगेगा तो क्या होगा, दूसरा फर्म सोचेगा अरे यार इस बिजनेस में तो बहुत फायदा है, तो वो क्या करेगा, नया फर्म इंटर होने की कोशिश करेगा। और जैसे ही नया फर्म इंटर होगा तो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, अगेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल, और ऐसी इतने पे फॉल होगा जहां अगेन जाके संतुलन की बिंदु स्थापित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्राइस हर हालत में जहां मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा एवरेज कॉस्ट का, वहीं डिटरमिन होगा। और अगर किसी कारण से प्राइस में चेंज होता है, मान लो अगर प्राइस बढ़ता है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा फर्म को, और जब प्रॉफिट उस फर्म में ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा, नए फर्म इंटर करने की कोशिश करेंगे। और जब नए फर्म इंटर होंगे तो अगेन देयर विल बी कंपटीशन एंड देयर विल बी सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। और जब सप्लाई का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो अगेन प्राइस नीचे आ जाएगा और यहाँ जाके प्राइस फिक्स हो जाएगा। इस तरह से प्राइस का क्या होगा, प्राइस अपने संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। और अगर फर्म विल फॉल टू द लेवल वेयर इट इज इक्वल टू द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। नो कैन द प्राइस फॉल बिलो द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, सिंस अब क्या है कि बिलो एवरेज कॉस्ट से, मिनिमम एवरेज कॉस्ट से नीचे प्राइस नहीं होगा, सिंस इन दैट सिचुएशन
अगर ऐसा होता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से नीचे प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उससे नीचे जाता है तो क्या करेगा, फर्म को लॉस होना शुरू हो जाएगा। और इन द लॉन्ग रन इफ दीज लॉसेस परसिस्ट, अगर देर बहुत दिन तक, अब दीर्घावधि तक ये लॉस रहता है, तो सम ऑफ द देम, कुछ इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, लॉस में बिजनेस तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, व्यवसाय ही छोड़ देगा, चला जाएगा व्यवसाय छोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से अगेन इक्विलिब्रियम के कंडीशन ये रहेंगे, मेंटेन होते रहे। दस वी सी दैट, हमने देखा कि इफ द प्राइस इज अबव और बिलो द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये लाइन देखो ध्यान से सुनो, ये लाइन मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं और ये आपके काम आएगा। दैट इज व्हाट, जहां जहां मैं ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं ना बेटा, बी कॉशियस। सी दैट इफ द प्राइस इज अबव और बिलो द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा या ऊपर या नीचे होता है, एडजस्टमेंट होता है। क्या हुआ, एडजस्टमेंट होता है इन द आउटपुट लार्जली बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, सो दैट न्यू प्राइस वंस अगेन इक्वल्स द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। कहने का मतलब होता है कि मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ऊपर या नीचे जब भी प्राइस होगा, जब भी प्राइस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ऊपर होगा तो फर्म को फायदा होगा, जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनको बहुत फायदा होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। और जब बहुत फायदा होता है तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है, फर्म का एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं है, तो नए फर्म आएंगे, बोलेंगे यार इस बिजनेस में बहुत फायदा है, चलो ये बिजनेस सेटअप करते हैं। जैसे उसने ये बिजनेस सेटअप किया, कंपटीशन बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस अगेन संतुलन में आ जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। अगेन अगर मान लो उससे नीचे किसी कारण से जाता है तो क्या करेगा, वो लॉस होगा फर्म को जब लॉस होगा तो कुछ दिन तक तो वो चलेगा इस उम्मीद में, इस प्रत्याशा में कि हमको बेनिफिट होगा बेनिफिट होगा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन तक यही चीज कंटिन्यू रहता है तो वो क्या करेगा, बिजनेस छोड़ देगा। जब बिजनेस छोड़ देगा अगेन फर्म एग्जिट कर गए, फर्म एग्जिट कर गया तो फिर क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया तो अगेन प्राइस मतलब प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस जब इंक्रीज होगा तो अगेन संतुलन की बिंदु आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, इस तरह से आप लोग जब इसको दूसरे तरह से देखोगे, अपने डेली लाइफ में देखोगे, तो डेली लाइफ में भी ऐसा मिलेगा आपको कि हाँ ऐसा तो होता है। इस तरह से क्या हुआ कि आपने ध्यान से अभी पढ़ा कि बाजार के कई रूप हमने बताया आपको, उसमें एक पहला रूप था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार क्या होता है, उसका फीचर क्या है, हमने बता दिया। और हमने आपको ये भी बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती है समय के हिसाब से। तो समय के हिसाब से हमने बताया अति अल्पकाल का बाजार होता है, वो ऐसी वस्तुओं के लिए होता है जो कि नष्ट हो सकती है, जिसका समय कम होता है, एक दिन एक सप्ताह जैसा होता है। इसमें अति अल्पकाल में दो कंडीशन उत्पन्न होती हैं, और अति अल्पकाल को मार्केट पीरियड भी कहते हैं, बाजार की अवधि भी कहते हैं। और अति अल्पकाल में एक हुआ पेरिसेबल गुड, दूसरा हुआ नॉन पेरिसेबल, जो नष्ट तो नहीं होता है और उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और कुछ दिन रखा जा सकता है। मतलब अगर बिका नहीं तो हम उसको ये कर देंगे, मतलब कल बेचेंगे। ठीक है, या हमको जो प्राइस चाहिए वो प्राइस नहीं मिला तो हम इसको नहीं बेचेंगे, जो हमने बताया था आपको रिजर्व प्राइस कहते हैं उसको। ओके, अब क्या है, उसके बाद आया शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स जो है फिक्स है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, कुछ फैक्टर है उसको चेंज किया जा सकता है। तो फर्म क्या होता है, कुछ इस स्थिति में होता है कि डिमांड में अगर परिवर्तन होता है तो सप्लाई में वो विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसको वो वेरी कर सकता है, उसके साथ वो चेंज कर सकता है। तो हमने बताया कि आपका डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व किस तरह से बनेगा। अब एक स्थिति उत्पन्न हुई कि लॉन्ग रन में मान लो साल 2 साल 3 साल में कैसे प्राइस डिटरमिनेशन होगा। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, देयर इज नथिंग लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, एवरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड। और ऐसे केस में एक कंडीशन हमने बताया कि प्राइस वहां डिटरमिन होगा जहां आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब रही बात है ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जब हम आपका कॉस्ट का रिवीजन कराएंगे, अगर भूल गए हैं आप लोग, कॉस्ट का रिवीजन कराएंगे तो फिर से बता देंगे, और इस सब चीज का कर्व कैसा होता है ये भी बता देंगे।
घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि ये क्लास चल रहा है इसलिए इस कंडीशन को याद कर लो। ये कंडीशन जो हमने बताया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड इट इज कभी भी आपके एग्जाम में अभी नहीं हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ये हमने जो अभी बताया था आपको। फिर हमने एक और कंडीशन यहाँ बताया आपको कि नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मेंटेन हो जाएगा। कैसे मेंटेन होगा? या तो फर्म एंट्री करेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो फर्म एंट्री करेगा, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो फर्म एग्जिट, सॉरी लॉस हुआ तो फर्म एग्जिट कर जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, सप्लाई साइड जो है उसकी वजह से आपका प्राइस जो है अगेन मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी। तो whether this is long run minimum average cost is equal to or is higher or lower than the previous one depends on whether the industry in question is constant cost increasing। अब क्या होता है कि आपको हम लोगों ने स्केल ऑफ रिटर्न पढ़ाया था और कल ही हमने एक पीपीटी भी भेजा है आपको। उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया कि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री क्या है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री क्या है। मतलब स्केल ऑफ रिटर्न, इंक्रीजिंग स्केल ऑफ रिटर्न, डिक्रीजिंग स्केल ऑफ रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। मतलब इनपुट अगर जितना देते हैं उसी रेशियो में आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ज्यादा मिल रहा है, जितना लगाते हैं उससे ज्यादा मिल रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न हुआ और डिक्रीजिंग कॉस्ट हो गया। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल को डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री भी कहते हैं, डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल मतलब आप जिस अनुपात में आप लगा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी अनुपात में अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो डिक्रीजिंग स्केल ऑफ रिटर्न होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल होगा और इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और एक होता है कांस्टेंट, मतलब जितना लगाया 10% अगर मान लें हमने बढ़ाया ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो 10% ही हमारा आउटपुट बढ़ा, तो ये कांस्टेंट स्केल हुआ, ठीक है। अब इसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, और यहाँ हम लोग नॉर्मल प्राइस की बात करें। और हमने आपको ये भी बताया कि नॉर्मल प्राइस होता क्या है। बच्चे एग्जिट कर गए थे क्या? चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, चलो ठीक है। अब देखो इन्फ्लुएंस ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न। लॉज ऑफ रिटर्न मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, ऐसा होता है तो उसका क्या असर पड़ता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग अभी देखेंगे। चलो देखते हैं क्या कहता है। कहता है द इन्फ्लुएंस ऑफ एक मिनट बच्चे पीपल हैव लॉस, ठीक तो है। ये क्या कहता है देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉज ऑफ रिटर्न। लॉज ऑफ मतलब लॉज ऑफ रिटर्न जो है वो 3 तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। अभी हमने बताया और पीपीटी भी कल भेजा था, इसलिए पहले ही भेज दिया ताकि आप लोग उसको रिवाइज करें। ऑन द नॉर्मल प्राइस ब्रिंग्स आउट क्लियरली द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन द थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब समय आ जाता है इसमें, लॉन्ग रन जब भी हुआ तो समय के अनुसार है। The scale on which a commodity is produced affects the cost of production। किस पैमाने पर वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वो क्या करता है, वस्तु के उत्पादन के लागत को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जब आधा बोलता है कि आधा किलो के डब्बे का प्राइस इतना है और 1 किलो लीजिएगा तो कम पड़ेगा। मान लो 15 रुपए किलो बताया और बोला 1 किलो लीजिएगा तो आपको 28 में ही दे देंगे। क्यों ऐसा करता है, कभी सोचा आप लोगों ने? लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट प्रभावित होता है। जब कॉस्ट प्रभावित होता है तो नेचुरली उसका प्राइस भी प्रभावित होगा। ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट पीरियड द स्केल कैन नॉट बी चेंज। जब शॉर्ट पीरियड में, छोटी अवधि में, अल्पकाल में आप क्या करते हैं, स्केल पैमाने को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जो उत्पादन का जो खर्चा लागत होता है वो अनअफेक्टेड होता है। शॉर्ट रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अनअफेक्टेड रहता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द वेरी शॉर्ट पीरियड कैन हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस। इसीलिए शॉर्ट पीरियड में जो वस्तु की उत्पादन की लागत जो है उसका मार्केट प्राइस पर कोई प्रभाव नहीं। द लॉज ऑफ रिटर्न कैन एक्सर्ट मतलब प्रेशर डाल सकता है, इन्फ्लुएंस ओनली इन द लॉन्ग रन।
अब क्या होता है, लॉज ऑफ रिटर्न जो है, अब देखिए ये जो लॉज ऑफ रिटर्न है आपको हमने शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड में नहीं पढ़ाया था, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे का जो है या कॉस्ट का या आपका प्रभाव पड़ता है प्राइस पे। किस पे? नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस क्या है? जो संतुलन बिंदु के पास जो प्राइस तय होती है उसी के आसपास प्राइस रहने का कोशिश करता है, और दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस। ये भी हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। नाउ लेट अस सपोज दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज। अब कंडीशंस देखते हैं, किसी वस्तु की मांग बढ़ गई बाजार में। अब क्या है? मार्केट प्राइस, दैट इज द प्राइस एट द मोमेंट। अब मार्केट प्राइस क्या होगा? जिस कीमत पे वस्तु बाजार में बिकने के लिए तैयार है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? अगर डिमांड बढ़ गया तो प्रोड्यूसर विल ट्राई टू इंक्रीज द सप्लाई। वो क्या करेगा? विद द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द राइट। वो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, इमीडिएटली तो सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो जो फैक्टर्स को वेरी कर सकता है उसको वेरी करके वो डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करेगा और उसका एडवांटेज लेगा। Although supply will increase in the short period to some extent, अब सब छोटे अवधि में कुछ हद तक सप्लाई इंक्रीज होगा, yet it will not enough to bring the price down to the old level। लेकिन ये जो सप्लाई होगा वो प्राइस को ओल्ड लेवल पर लाने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। Hence price will remain high। ऐसी स्थिति में प्राइस कुछ हद तक ऊंचा ही रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। But we cannot sure about the normal price, the price in the long run। In order to find out what will happen to the price in the long run, ये तो शॉर्ट रन के लिए हमने बताया, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में नॉर्मल प्राइस का क्या होगा? तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्राइस का क्या होगा, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं स्केल ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैसे असर पड़ेगा। चलो देखते हैं। स्केल ऑफ रिटर्न में हम दो स्केल को पढ़ेंगे इधर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। नॉर्मल प्राइस इन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ दैट इज डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग कॉस्ट मतलब लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट लगा रहे हैं उस प्रोपोर्शन में हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, उसको कहेंगे लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या इंक्रीजिंग कॉस्ट कहेंगे। रिटर्न नहीं मिल रहा मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमेशा याद रखना, कभी कभी पूछेगा द अनदर नेम ऑफ लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न बढ़ेगा तो कॉस्ट डिक्रीजिंग कर देना, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न बोलेगा तो इंक्रीजिंग कॉस्ट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टेक्निक है और दिस वे यू कैन आंसर द क्वेश्चन इफेक्टिवली। नाउ चलो फटाफट से करते हैं। अब क्या होता है? सपोज इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री मतलब लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सब क्या करता है यहाँ? क्या हो रहा है? लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? जिस अनुपात में इनपुट लगा रहे हैं उस अनुपात में आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। और ऐसे इंडस्ट्रीज कौन होते हैं? एग्जाम्पल ले लो, कोयले की इंडस्ट्री। नाउ व्हेन डिमांड इज इंक्रीज, अब ऐसे इंडस्ट्री में अगर डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया? द मार्केट प्राइस ऑफ कोल विल राइज। मांग बढ़ा तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? इंक्रीज द सप्लाई टू टेक द एडवांटेज। अब इसका फायदा लेने के लिए क्या करेगा प्रोड्यूसर? सप्लाई बढ़ाएगा, बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो प्रोडक्शन का पैमाना जो है बढ़ा, लेकिन चूंकि यहाँ लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो हो रहा है इस इंडस्ट्री में, मतलब जिस अनुपात में इनपुट लगाते हैं उस अनुपात में आउटपुट नहीं होता है, तो क्या होगा? जितना डिमांड है उतना डिमांड को ये मीट नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हो गया? लार्ज आउटपुट अगर आउटपुट को लार्ज करता है, जितना लार्ज आउटपुट करता है उसका कॉस्ट उतना बढ़ जाता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो करता है या उसमें ये नियम लागू होता है उस पे, वैसे केस में लॉन्ग रन में प्रोडक्शन में उसका कॉस्ट जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। अब जब द एडिशनल सप्लाईज आर ऑब्टेन्ड एट ए हायर कॉस्ट। अब मांग बढ़ा है तो सप्लाई तो बढ़ाएगा, लेकिन वो सप्लाई जो बढ़ा वो बढ़ती हुई कीमत पे बढ़ा है,
इसका मतलब क्या है, दैट द प्राइस इन द लॉन्ग रन विल बी हायर, मतलब जो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, जो जिसपे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो होता है, वहां क्या होगा, आपका एडिशनल सप्लाई अगर किया जाता है तो हायर कॉस्ट पे होगा, और ऐसे केस में क्या होगा, लॉन्ग रन में वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ज्यादा होगा। दिस विल बी द केस विथ ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, गेहूं, राइस, सुगर कैन एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज लाइक माइनिंग एंड फिशिंग। ये सब चीज में लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो होता है, लॉज ऑफ डिटरमिनेशन लागू होता है, इसलिए इन सब चीजों की कीमत लॉन्ग रन में बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ अब आपका है कि किस तरह का ग्राफ बना, तो ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन में डिमांड बढ़ा तो क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ी, और अकॉर्डिंगली प्राइस जो पहले देखो, अभी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ आप क्लियर हो जाएगा। देखो जस्ट एक मिनट बियर विथ मी बेटा, और फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखो क्या हुआ, ये आपका है where is the indicator, okay, देखो सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, इट हैज कट इट एट दिस पॉइंट, तो आपका प्राइस क्या हो गया, ये प्राइस हो गया, बट इन द लॉन्ग रन डिमांड बढ़ा तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, जब डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ बेटा तो संतुलन की बिंदु ये हो गई। इन दैट केस देखो क्या हो जाएगा लॉन्ग रन में, ये देखो ये प्राइस हो गई, मतलब अर्लियर जो प्राइस ये था आपका, अर्लियर जो प्राइस आपका ये था, अब ये प्राइस जो हो गया वो लॉन्ग रन में ये हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ के हुआ, और क्वांटिटी हमें इतना हमारा बढ़ाना पड़ा, इतना जो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा जिसकी वजह से जो सप्लाई इंक्रीज हुआ, तब हम देख रहे हैं कि उसकी प्राइस लॉन्ग रन में इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, अब क्या आता है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज जो है आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो इसमें आपका प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लेट अस सी। चलो इसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसमें आपका क्या करेगा, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री मतलब लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न फॉलो होता है, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न फॉलो होता है, मतलब क्या हो रहा है, सपोज इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट लगा रहे हैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमको आउटपुट मिल रहा है। क्लोथ, सपोज द डिमांड फॉर क्लोथ इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन द स्टैंडर्ड लिविंग और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या की वजह से या लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो कपड़े उपड़े पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो इसकी वजह से अगर मान लो कपड़े का डिमांड बढ़ गया तो पीपल आर वेटिंग, व्हाट दोस, ओके। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, अब इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस बढ़ेगा एंड द प्राइसेस, हायर प्राइसेस क्या होता है, हाईएस्ट प्राइसेस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। अब इससे क्या होगा, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा, लार्जर द स्केल। अब ऐसे केस में जहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स फॉलो होता है, मतलब इनपुट जिस रेशियो में लगा है उससे ज्यादा रेशियो में आउटपुट लगाते हैं, तो मतलब अगर बड़े पैमाने पे ऐसे इंडस्ट्रीज में अगर बड़े पैमाने पे हम प्रोडक्शन करते हैं तो होता क्या है कि हमारे खर्चे कम होते हैं, कॉस्ट कम होता है। ठीक है, तो देयरफॉर डिमांड हैज इंक्रीज परमानेंटली एंड द नॉर्मल प्राइस विल फॉल, क्योंकि फॉरएवर अगर डिमांड बढ़ गया तो ऐसे केस में होगा प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल करेगा।
अगर इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन में दो कंडीशन हम देखेंगे। लॉन्ग रन में पहली बात तो जहां मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट होगा वही प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। दो कंडीशन हम लेंगे। इंडस्ट्रीज पे स्केल ऑफ रिटर्न कौन सा लॉ ऑफ स्केल ऑफ रिटर्न फॉलो होता है? लॉज ऑफ रिटर्न फॉलो होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स अगर लागू होता है तो ये स्थिति होगी, कॉस्ट क्योंकि कम लगेगा इसलिए प्राइस घट जाएगा लॉन्ग रन में। और अगर डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स का केस होगा तो उससे केस में क्या होगा कि लॉन्ग रन में प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो एक चीज कि larger the scale lower the cost, larger the scale of return lower the cost. Again this line is very important for objective point of view. Larger the cost, larger the scale, lower the cost on account of operation of the law of increasing return. क्यों ऐसा होगा? Because of laws of increasing return की वजह से होगा। अब डिमांड परमानेंटली इंक्रीज होता है तो नॉर्मल प्राइस विल फॉल and this will happen in the case of all manufactured. अब ये कहाँ लागू होगा? all manufactured and machine made goods, जो भी निर्मित और मशीन द्वारा बनाई चीजों पे लागू होगा, लाइक कार, साइकिल, सोप, बिस्किट्स, फाउंटेन पेन्स, रेडियो सेट्स एटसेट्रा, सब पे ये लागू होगा। ठीक है बेटा, और ये डायग्राम में एक चीज आपको चेंज नजर आओगा, यहाँ सप्लाई कर्व को देखो। सप्लाई कर्व नॉर्मली हम क्या बताते हैं आप? नॉर्मली हम सप्लाई कर्व आपको बताते हैं स्लोप्स अपवर्ड। यहाँ सप्लाई कर्व जो है वो आपका स्लोप डाउनवर्ड्स है, क्योंकि जब लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के केस में आपका जो होगा वो सप्लाई साइड जो होगा वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ही होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होगा। और ये आपका डिमांड कर्व होगा और हर हालात में प्राइस का डिटर्मिनेशन कहाँ होगा? जहां ये एक दूसरे को काटेगा, यहाँ काटा और प्राइस का डिटर्मिनेशन ऐसे हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपका कि डिमांड शिफ्ट हुआ, मतलब डिमांड बढ़ा, डिमांड शिफ्ट हुआ अपवर्ड। डिमांड शिफ्ट हुआ तो ये कॉस्ट कर्व को क्या होता है, नीचे के पॉइंट पे कट कर रहा है, बिकॉज यार कॉस्ट कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। और ऐसे केस में आप देखेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, तो पहले प्राइस हम पे करते थे यहां तक, अब हमको क्या पे करना पड़ रहा है, प्राइस यहां तक। इस तरह से आपने देखा कि लॉन्ग रन में प्राइस का डिटर्मिनेशन डिफरेंट कंडीशन में कैसे होता है। ठीक है, चलो आप लोगों को कुछ कहना है? कुछ कहना है? हेलो, गुड मॉर्निंग। एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग? हम ही बकबक करते रह गए, आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, आपकी हमने सुनी नहीं। देयर इज सम प्रॉब्लम इन। हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख, हम बताएंगे। क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दे बेटा, टाइप कर दो, हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिमांड इंक्रीजेस, सारी चीज का सार ले लेते हैं अभी थोड़ा सा, फिर हम आपसे बात करते हैं। Price will immediately rise, but ultimately it will rise, fall, or remain constant according to the industry. Is subject to the laws of return, that is which return, that is laws of diminishing return, increasing return, or constant return respectively. In case of decrease in demand, the effect on normal price will be opposite. This is how the laws of return influence price. We repeat that they cannot influence market price, that is price at the given moment. They can only affect normal price, that is price in the long run. Market price, factor price, normal price, reserve price, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, हमने क्लियर कर भी दिया है। अब आप लोग बोलिए, पूछिए, 2-3 मिनट आप लोगों के पास है। लेट मी सी हाउ मेनी बॉयज आर देयर। कौन कौन है? मनीषा, मनीषा, लतिका, मनोज, पीयूष,
Pooja, Prince, then something like Real Me, Sneha, Sweetie, Priyanshu, Vibha. No response. No response. हाँ, question क्या है question? How can we distinguish increasing return to scale or laws of diminishing? Okay, अभी very good question. आपको बेटा हमने अभी पिछला आप लोग अपना ग्रुप देखिए, उसमें एक हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा हुआ है, देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. उसमें ध्यान से देखना, उसमें हमने आपको रिटर्न टू स्केल समझाया हुआ है, रिटर्न टू स्केल और लॉज ऑफ रिटर्न हमने बताया हुआ है। उसमें होता क्या है कि जब किसी चीज को बनाने के लिए हम लोग इनपुट लगाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा, कच्चा माल, ये सब लगाते हैं, तो किस अनुपात में हमने उसको लगाया, उसी अनुपात में अगर, और हम जब लगाते हैं तो हमें प्रोडक्शन मिलता है, तो इस अनुपात में हम लगा रहे हैं, उस अनुपात में हमको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो हमको जो किसी चीज को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स, कैपिटल एंड ऑल, लैंड वगैरह लग रहा है, उसको लगा के हम मान लो एट द मोमेंट मान लो 10 पेन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मान लो हमने जो इनपुट में अगर 10% इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, मान लो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 10% इंक्रीज करते हैं, और हमें पता चला कि हम सारे पेन जो है वो 11 बना रहे हैं, तो मतलब 10% इधर बढ़ाया, तो उधर 10 पेन से 11 पेन हो गया, मतलब आपका 10% वो भी बढ़ गया ना। तो मतलब क्या हो रहा है, कांस्टेंट रिटर्न हो रहा है, Yes, मतलब sir. हिसाब से हम इनपुट लगा रहे हैं उसी हिसाब से आउटपुट पा रहे हैं। और अगर मान लो हम 10% इंक्रीज करते हैं और प्रोडक्शन में 8% ही इंक्रीज होता है, तो मतलब ये क्या हुआ, लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फॉलो कर रहा है, यहाँ लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है। और अगर मान लो हम एक 10% इंक्रीज करते हैं और हमें आउटपुट हमारा 12% हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न हो। क्लियर है? Yes, sir. चलो और कुछ? तो आज का क्लास हम कंक्लूड करते हैं बेटा यहीं, ठीक है? मिलेंगे हम लोग कल, परसों, फिर तरसों, ठीक है? चलो, गुड डे।